नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सबकी निगाहें इस बात पर है कि उड़ी की सेना बेस कैंप पर हमले के बाद भारत सरकार क्या फैसला करती है। रविवार से लेकर सोमवार पूरे दिन सरकार के संबंधित विभागों के मंत्रियों, अधिकारियों और सेना प्रमुखों की लगातार बैठकें चलती रहीं। इन विभागों में आपातकालीन माहौल है। इस बार आपको यह बदलाव दिखेगा कि सरकार भी चुप है, बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी बंद है, एक दांत के बदले जबड़ा उखाड़ने जैसे बयानों से भी बचने की हिदायत दी गई है। अगर कहीं कुछ नहीं बदला है तो वह सोशल मीडिया और चैनलों का पैनल। सोशल मीडिया में समर्थक और विरोधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसे लेकर आप आश्वस्त हो सकते हैं कि ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक बहस का स्तर गिर चुका है। विरोधी चुनाव पूर्व बयानों को निकालकर प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि बताइए अब क्या करेंगे। बहुत कहते थे कि एक के बदले 10 सर काट कर लाएंगे, अब लाकर दिखाइए कितना लाते हैं। लव लेटर लिखने का टाइम चला गया तो बताइए कि कौन सा टाइम आया है। विरोधियों या आलोचकों के पूछने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि जैसे वे भी मांग कर रहे हों कि युद्ध करके दिखाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ समर्थक भी सोशल मीडिया पर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। सब फेल हो चुका है, अब सिर्फ युद्ध ही बचा है, ऐसा कह रहे हैं कि सबक सिखाने का टाइम है। प्रधानमंत्री को अभी फैसला करना पड़ेगा क्योंकि इतिहास उनका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। 5-6 हजार ट्वीट के दम पर उन्हें सीधे युद्ध पर आ जाने के लिए कहा जा रहा है। हैशटैग को राष्ट्रीय जनमत, नेशनल ओपिनियन बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि विरोधी और समर्थक दोनों की भाषा और सोच में किस तरह की गिरावट आ गई है और दोनों एक ही बिंदु पर पहुंच गए हैं। इसके बाद कमेंटबाजी इस पर होने लगती है कि वो लोग कहां गए जो शांति की बात करते थे, बातचीत की बात करते हैं। सबसे पहले इन्हें ही देश के भीतर खोजकर इन लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। एक हमले ने हमें किस तरह से आपस में भिड़ा दिया है और एक जैसा बना दिया है, क्या इसे आप नहीं देखना चाहेंगे? शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाना या उनके जन्मदिन पर लाहौर जाना, क्या यह प्रमाण नहीं है कि भारत सरकार भी बातचीत के रास्ते पर यकीन करती है? क्या ये फैसले शांति की बात करने वालों से पूछ कर लिए गए थे? प्रधानमंत्री के इन दोनों राजनयिक फैसलों को मास्टर स्ट्रोक बताया गया, खासकर उनकी तरफ से जो रविवार रात से प्राइम टाइम में युद्ध की वकालत कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के लिए इतना आसान है कि वे हैशटैग के हिसाब से फैसला ले लें, जिनकी संख्या 20 या 25 हजार भी नहीं होती है, जो इसके दम पर नेशनल ओपिनियन होने का दावा करते हैं? बिना सोचे समझे परमाणु हमले की वकालत कर रहे हैं लोग, सरकार को तरह तरह के ऐसे सुझाव दे रहे हैं। कई बार इन सुझावों से लगता है कि सरकार ने इसी साल जनवरी में पठानकोट हमले के बाद कुछ किया ही नहीं। अभी हाल ही में चीन में G20 सम्मेलन में दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश है जो आतंक फैला रहा है, जो इस महामारी को फैला रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगने चाहिए, उन्हें आइसोलेट किया जाना चाहिए, अलग थलग ना कि सम्मानित किया जाना चाहिए। हमारे लिए आतंकवादी आतंकवादी है। यही नहीं, अमेरिकी कांग्रेस में भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया था, कहा था कि भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर अफ्रीका तक, नाम भले अलग अलग हों, लश्कर तैयबा से लेकर तालिबान और आइसिस, इसका दर्शन एक ही है, नफरत, हत्या और हिंसा। हालांकि इसकी छाया दुनिया भर में पड़ रही है, लेकिन यह पैदा हो रहा है भारत के पड़ोस में। सेना, खुफिया और कूटनीति के पारंपरिक हथियारों से ही ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती, ये उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा था। वे लगातार आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले मुल्क को अलग थलग करने की बात हर मंच से करते आ रहे हैं। अब आते हैं रक्षा मंत्री पर। सीमा पार आतंकवाद को लेकर उनके लगातार बयान आते रहे हैं, आप गूगल कीजिए। 2015 में रक्षा मंत्री का एक बयान है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 65 से 70% अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। वे हमेशा कहते रहे हैं कि बंदूक गोली खाने के लिए नहीं दी है, चलाने के लिए दी है। यह सवाल महत्वपूर्ण तो है कि सेना के बेस कैंप पर आतंकवादियों ने हमला कैसे किया। अगर भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है तो पठानकोट के बाद सेना के ठिकाने पर हमला कैसे हो गया? यह सवाल आखिर क्यों छोड़ दिया जा रहा है? हमारी सैन्य कार्रवाई के महानिदेशक यानी DGMO के लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने बताया कि उरी में सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है। आतंकवादियों से 4 AK-47 राइफल, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 39 अंडर बैरल ग्रेनेड्स, 5 हैंड ग्रेनेड, 2 रेडियो सेट्स, 2 GPS, 2 मैप शीट्स, 2 मैट्रिक्स शीट्स बरामद हुए हैं। इसके अलावा काफी संख्या में खाने और दवा के पैकेट भी मिले हैं जिन पर पाकिस्तान की मुहर थी। इतना सब कुछ लेकर ये अंदर तक आ गए। पठानकोट हमले के 8 महीने के बाद भी ऐसा करने में सफल हुए। भारतीय सेना ने इस साल, जो DGMO ने बताया है, कि 17 घुसपैठ के मामलों को नाकाम किया है। इस साल अलग अलग ऑपरेशन में 110 आतंकवादी मारे हैं, जिनमें से 31 को घुसपैठ करते वक्त मारा गया है। पिछली 2 घुसपैठ में भी 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया है।
फिर भी 3-4 सालों की तुलना में इस साल घुसपैठ बढ़ गई है, ऐसा बताया गया है। The Indian Army has displayed considerable restraint while handling the terrorist situations both along the line of control and in the hinterland. However, we have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. रूस ने पाकिस्तान के साथ होने वाला साझा सैनिक अभ्यास रद्द कर दिया गया है, ऐसी खबरें आई हैं जिसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन आ रही हैं। चीन ने भी कहा है कि वह हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी निंदा की है, लेकिन निंदा को क्या पाकिस्तान के खिलाफ गोलबंदी कह सकते हैं, समर्थन कह सकते हैं? वो तो हर बार होती है। अमेरिका जिसने पाकिस्तान की धरती पर ओसामा बिन लादेन को मारा है, उसे पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ नया बताने की जरूरत है? जिसने हाल ही में पठानकोट हमले से संबंधित दस्तावेज सबूत भारत को सौंपे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ ने, उन्होंने कहा है कि हमारी धरती पर कोई कदम रखेगा तो हम गुरेज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने में। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कोई देश करे, रक्षा मंत्री करे और दुनिया को कोई फर्क ना पड़े, तो हम किस आधार पर माने कि दुनिया के देश आतंकवाद को लेकर गंभीर है, पाकिस्तान को अलग थलग करने में दिलचस्पी रखते हैं। भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यह कहता है कि भारत कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर भारतीय सीमा या सेना पर न्यूक्लियर हमला हुआ तभी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। परमाणु हमले की बात करने वालों को, चाहे वो पाकिस्तान में है या भारत में है, उन्हें अंदाजा नहीं है कि वे क्या बात कर रहे हैं। भारत में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसी बात नहीं की है। सोशल मीडिया पर जिम्मेदार बहुत से हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के जवाब में किसी भी भारतीय मंत्री ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात नहीं की है। सोमवार को नई दिल्ली में दिन भर बैठकों का सिलसिला चला। सबसे पहले गृह मंत्रालय में बैठक हुई। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रॉ चीफ, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, गृह और रक्षा सचिव, बीएसएफ और सीआरपीएफ के महानिदेशक, सुरक्षा एजेंसियों के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। उसके बाद रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जहां वित्त मंत्री भी थे, सेना प्रमुख भी मौजूद थे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। रणनीतिक फैसलों को लेकर मीडिया में बयानबाजी बंद है इस बार। क्या 2 दिन की बैठकों से रक्षा मामलों के जानकार अब आश्वस्त हैं कि भारत ने सही तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की है? बौखलाहट की बजाय सरकार एक तरह से संयम का परिचय दे रही है। इसी के साथ हम प्राइम टाइम के दूसरे हिस्से में अपने शहीद जवानों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे यहां पर कि जो हम कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल से कि भारत को लेकर क्या करना चाहिए था, पठानकोट के मसले के वक्त भी या अब जो नया मसला हुआ है उसके वक्त जो किया जा रहा है वो क्यों नहीं काफी है और क्या नया किया जा सकता है, तो हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल साहब हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। कमोडोर उदय भास्कर साहब हैं, आप निदेशक हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के, और किशले भट्टाचार्य जी हैं हमारे साथ, आप पत्रकार हैं। कमोडोर भास्कर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम इन सवालों को क्यों छोड़ रहे हैं कि पठानकोट के बाद एक इतने संवेदनशील जगह पर इस तरह से 4 लोगों ने हमला किया है और हमारे इतने जवान शहीद हुए हैं। ये सवाल उठाए गए हैं सब, क्योंकि अगर आप पिछले 24 घंटों में जो भी इस वक्त संवाद जो हुआ है, मेरे ख्याल से ये एक प्रकार का इसका मुख्य बिंदु है कि पठानकोट के बाद जिस प्रकार से उरी में ये जो दहशतगर्दी हमला हुआ है, ये एक प्रकार का धक्का ज़रूर है फ़ौज के लिए, क्योंकि ये पहली बार है कि एक घटना में, एक इंसिडेंट में आपके 20 जवान जो है वो मारे गए हैं। मैंने खुद इसके बारे में आज लिखा है, जिसमें मैंने यही सवाल उठाया है कि फ़ौज को एक अंदरूनी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है कि पठानकोट के बाद उरी जैसे कैंप में, हालांकि ये एक बटालियन का जो लॉजिस्टिक या रेयर जो हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे चेंज ऑफ बटालियन हो रहा था, तो एक प्रकार का जो सरप्राइज़ जो था वो दहशतगर्दी या ये अटैकर्स के साथ था। और उन्होंने, ये आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो दुस्साहस किया है,
हमारे जवान जो है वो मारे गए हैं। तो सबसे पहला मेरा जो एनालिस्ट या विश्लेषक के दृष्टिकोण से सवाल यही है कि आर्मी को अपना जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी बहुत ही मैं कहूँगा कि रिगरस तरीके से उनको कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उरी का जो जगह है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से देखें तो करीब 19-20 किलोमीटर अंदर है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि हमारे तरफ। तो जिस प्रकार से उनके पेट्रोल्स होती हैं, एम्बुश होते हैं, ये कैसे आए हैं, किस प्रकार का इंटेलिजेंस का नुक्स हुआ है, यानी कि अंदर से आपका इन्फॉर्मेशन गया है, यानी कि ये जितने भी अटैकर्स थे उनके पास पूरी जानकारी थी कि ये कैंप कहाँ पे है, टेंट कहाँ पे है और किस प्रकार से वो वहाँ तक आ पाए, और उन्होंने हमला जो किया था टेंट को उन्होंने आग लगा दिया था और उसके बाद उन्होंने अपने हथियारों को इस्तेमाल किया। तो ये ऑपरेशनल दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि आर्मी, मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि वो ज़रूर अपना समीक्षा कर रहे होंगे और जो प्रोसीजर्स को और जो भी ब्रिगेडियर कंवल, क्या ये बात सहज रूप से स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि पठानकोट इतना बड़ा हमला था और उसके बाद इतना लंबा वक्त गुजरा है, जो भास्कर साहब कह रहे हैं कि आर्मी ने अपनी तैयारी नहीं की होगी, या इस तरह के आप कितनी भी तैयारी कर लें इस तरह के अपवाद वाली घटनाएं हो ही जाती हैं? आपने पठानकोट का जिक्र किया। पठानकोट भारत के लिए मेरे विचार में एक रेड लाइन थी, लाल रेखा, वो क्रॉस हो गई पठानकोट में। लेकिन फिर भी हमने डिप्लोमेसी की कोशिश की, उनके डेलीगेशन को बुलाया, उसमें आईएसआई के मेंबर भी थे, एविडेंस दिया, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब अब हमला हुआ है उरी में कमांडर भास्कर ने कहा 19-20 किलोमीटर है, अगर चकोठी की तरफ से सड़क के साथ साथ आप नापें तो 19-20 किलोमीटर है, लेकिन आप हाजीपीर पास से नापें तो 6 किलोमीटर है सिर्फ उरी, हाजीपीर नाला के रास्ते से, और भी कई रास्ते हैं उरी पहुंचने के लिए। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल, मैंने एक ब्रिगेड कमांड किया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो जो गैप्स होते हैं डिफेंसेस में उनका पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन दुश्मन को एक बार लकी होना है, हमें रोज रात लकी होना है। तो कभी ना कभी ऐसा हादसा हो सकता है, आर्मी उसका जरूर इन्वेस्टिगेशन करेगी, मुआयना करेगी और ड्रिल्स को अपनी इम्प्रूव करेगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये बात करनी चाहिए कि इसका हमें बदला क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। अमेरिका में यूएस कांग्रेस में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मिलिट्री का ऑप्शन पुराना हो गया है, इंटेलिजेंस का ऑप्शन पुराना हो चुका है और डिप्लोमेसी का ऑप्शन पुराना हो चुका है। उन्होंने यूएस कांग्रेस को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये सब टूल्स जो हैं अब चूक रहे हैं, मतलब आतंकवाद से लड़ने में। जब डिप्लोमेसी से नतीजा जो चाहिए आपको वो नहीं निकलता, और मिलिट्री से भी उन्होंने कहा, तो फिर मेरे विचार में इंटेलिजेंस से भी उनकी कही हुई बात है, मैं देख रहा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब डिप्लोमेसी से जो नतीजा आपको चाहिए जो नहीं मिलता, तो फिर मेरे विचार में तोप खाने को बातचीत करने का आपको लगता है कि पठानकोट के बाद भारत ने कूटनीति के क्षेत्र में इस तरह से प्रयास नहीं किया होगा जिसकी बात अब की जा रही है? भारत दुनिया के देशों के बीच नहीं गया और सबूत नहीं दिखाए होंगे कि ये एक आतंकवादी देश है? नहीं किया, उस वक्त नहीं किया पठानकोट के बाद। पर खुद प्रधानमंत्री का 2 जगह मैंने देखा G20 में, जब वो पाकिस्तान का कह रहे हैं कि साउथ एशिया में एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पैदा करता है, उस पर बैन करना चाहिए, उसके साथ रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए। क्या ये वही बात नहीं है जो अब हम कह रहे हैं? नहीं, अभी हम जो कह रहे हैं, अभी हम पूरे यकीन के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ कह रहे हैं कि इसको आगे ले जाना चाहिए। पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट का एक वो खिताब देना चाहिए। पहले हम सिर्फ कह रहे थे कि पाकिस्तान से टेरर एमिनेट करता है, पाकिस्तान को उसे रोकना चाहिए। अभी हम कह रहे हैं पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट और उसे यूएन को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए।